पीएम मोदी अनवील्स होलोग्राम ऑफ नेताजी एट इंडिया गेट। यही न्यूज़ है, आगे हमको नहीं देखना है। एनजीएमए टू मेक स्टैचू टू रिप्लेस इट। देखिए, पीएम मोदी ने जो अभी सरकार ने एक फैसला किया है, सरकार ने फैसला क्या किया है कि इंडिया गेट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू लगेगा। ये सरकार ने फैसला किया, तो अभी मोदी जी ने एक होलोग्राम ऐसे वर्चुअल फॉर्म में रिलीज़ किया है ताकि लोग देख सकें कि ये भविष्य में कैसा होगा। तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि जो क्वेश्चन बनेगा, सुभाष चंद्र बोस जी इस टाइम न्यूज़ में बहुत ज़्यादा हैं, तो एक चांस बनता है कि एग्जामिनर जो भी एग्ज़ाम हो रहा होगा वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, कांग्रेस में उनकी भूमिका क्या थी। अगर कोई अच्छा एग्जाम होगा तो बेहतरीन इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए हम कवर करते हैं इसके सारे एस्पेक्ट्स को और देखते हैं कि आखिर नेताजी का इतिहास में क्या योगदान है। देखिए, कुछ इस प्रकार से इंडिया गेट पे लगाई जाएगी। ये अभी होलोग्राम इसका लॉन्च किया गया है, तो बेहतरीन एक दृश्य दिखाई दे रहा है। तो हम समझेंगे कि आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था और इनका हमारे जो भारत का इतिहास है, नेशनल मूवमेंट है, उसमें क्या योगदान है। देखिए, इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में। उस टाइम पर, जिस टाइम पर इनका जन्म हुआ था, उस टाइम उड़ीसा बंगाल प्रोविंस का या बंगाल प्रांत का भाग था। इस बात को याद रखना है। इनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस और माता का नाम था प्रभा दत्त या प्रभा करके कुछ नाम था। अब अगर हम इनके पहले, सबसे पहले इनकी इंपॉर्टेंट बात करें कि अगर हम देखें कि सुभाष चंद्र बोस जी का योगदान क्या है नेशनल मूवमेंट में, उससे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि इनकी हम कुछ उपलब्धियों को और इनके एजुकेशन को, अर्ली लाइफ को देख लें। देखिए, इन्होंने इंडिया सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को 1919 में या 1919 में क्वालिफाई किया था। इनके जो स्पिरिचुअल गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु ये अपना मानते थे विवेकानंद जी को, और पॉलिटिकल गुरु मानते थे CR दास को या चित्तरंजन दास को, जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी। शुरुआत में जब ये भारत में इन्होंने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो CR दास का एक न्यूज़पेपर आता था, उसके एडिटर भी ये बने। उस न्यूज़पेपर का नाम था फॉरवर्ड। आगे चलकर अगर आप देखोगे कि इन्होंने अपना स्वयं का एक न्यूज़पेपर भी निकाला और उस न्यूज़पेपर का नाम था स्वराज। तो ये इनकी कुछ अर्ली लाइफ थी। अब हम इनको देखेंगे कि आखिर नेताजी का कांग्रेस में क्या योगदान है। जिसने भी हिस्ट्री पढ़ा होगा उनको सबको पता होगा कि जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा भारतीयों को ये चैलेंज किया गया कि क्या भारत के लोग ऐसा संविधान बना सकते हैं जो भारत के सभी वर्गों को स्वीकार हो, तो एक नेहरू रिपोर्ट आई थी, यानी एक कमेटी के नेतृत्व में रिपोर्ट आई, जिसको बताया जा सकता है कि भारत के संविधान को बनाने का एक प्रयास था। जवाहरलाल नेहरू जी के जो पिता थे, उन्हीं के नाम पर उस पूरी रिपोर्ट को कहा जाता था नेहरू रिपोर्ट 1929। उसका सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था। याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट का जो 1929 में आई थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने और यहां तक कि मोतीलाल नेहरू जी के पुत्र स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। और विरोध का एकमात्र जो सबसे बड़ा कारण यह था कि उस रिपोर्ट में भारत के लिए स्वराज की मांग नहीं की गई थी, बल्कि डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, यानी ब्रिटेन सर्वोच्च पावर रहेगी, उसके अंतर्गत भारत रहेगा। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। इसी तरह हम देखते हैं कि 1929-30 में जब देश में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने उसमें बहुत बढ़ चढ़कर गांधी जी के साथ भूमिका निभाई। लेकिन आगे चलकर जब गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को या सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया, सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया। यहाँ तक कि जब 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक पैक्ट साइन हो रहा था, जिसको हम जानते हैं इतिहास में गांधी इरविन पैक्ट 1931, उसका भी बोस जी ने विरोध किया था। याद रखिएगा, ये एकमात्र ऐसे नेता आपको मिलेंगे जो गांधी जी का बड़े पैमाने पर विरोध करते कई मामलों में आपको दिख जाएंगे। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकी भूमिका है, लेफ्ट जो इनकी आइडियोलॉजी थी या लेफ्ट आइडियोलॉजी की तरफ इनका झुकाव था, तो कांग्रेस के अंतर्गत ही एक लेफ्ट आइडियोलॉजी डेवलप हो रही थी, जिसके प्रमुख नेता थे सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी और MN रॉय जी। तो ये कुछ प्रमुख ऐसे व्यक्ति थे जिनका लेफ्ट आइडियोलॉजी के विश्वास था, तो इन्होंने उसको कांग्रेस के भीतर रहकर भी बनाए रखा। अब हम सबको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो और त्रिपुरी क्राइसिस की या त्रिपुरी संकट की बात ना हो, तो वो फिर समस्या क्रिएट करता है। देखिए, हरिपुरा 1938 में
कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर, एक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद को लेकर चुनाव हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। हरिपुरा में हुआ था, 1938 का समय था। 1939 में फिर अध्यक्ष के पद को लेकर चुनाव हुआ, जगह थी त्रिपुरी और अधिवेशन या सेशन था 1939। वहां पर समस्या क्या हुई कि सुभाष चंद्र बोस के जी के खिलाफ गांधी जी ने एक अपना प्रतिनिधि उतारा था जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। ये वही पट्टाभी सीतारमैया हैं जो आज़ादी के बाद जेवीपी कमेटी के मेंबर भी बनेंगे। जवाहर वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए भविष्य में कमेटी बनेगी उसके भी मेंबर ये बनेंगे। खैर, अभी अगर हम आए उस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जी ने पट्टाभी सीतारमैया को, जिनको गांधी जी का समर्थन प्राप्त था, उनको अध्यक्ष पद के चुनाव में पराजित कर दिया। और गांधी जी ने इस बात के बाद बोला कि ये मेरी व्यक्तिगत हार है। तो गांधी जी के साथ जो भी उनकी आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था, जिसके कारण अंततः सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस छोड़नी पड़ी और कांग्रेस छोड़कर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी बनाई। उस फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही था कि अपनी जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है उसको भी जीवित रखा जाए, साथ ही साथ बंगाल में जो कि उनका होम स्टेट था वहां पर अपने लिए सपोर्ट अर्जित किया जाए। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट, आगे अगर हम बात करें तो ये भारत की आज़ादी के लिए इनके थोड़े तरीके अलग थे। ये जर्मनी भी गए थे, ये चाहते थे कि हिटलर की सहायता से, जो कि उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, भारत से अंग्रेजों को खदेड़ा जाए। वहाँ जब इनको बहुत ज़्यादा सफलता हाथ नहीं लगी तो वो जर्मनी से पहुँचे सिंगापुर, और सिंगापुर जब वो पहुँचे तो उस टाइम पर सिंगापुर पर जापान का कंट्रोल था। तो वहाँ पर ये जैसे पहुँचे वहाँ पर पहले ही इंडियन नेशनल आर्मी बन चुकी थी। इस आर्मी को जो सिंगापुर में बनाई गई थी, इंडियन नेशनल आर्मी, इसको भारत के एक सैनिक मोहन सिंह और जापान के मेजर फूजीवारा ने मिलकर बनाया था। यानी मोहन सिंह ने जापान के मेजर फूजीवारा के समर्थन से एक आर्मी बनाई थी भारत की स्वतंत्रता के लिए, उसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी। जब सुभाष चंद्र बोस जी जर्मनी से पहुंचे, कहां पर, सिंगापुर में, तो जब वो पहुंचे तो वहां पर उन्होंने, जब सिंगापुर इसलिए पहुंचे थे क्योंकि वो चाह रहे थे कि सिंगापुर के सहायता से कुछ सपोर्ट लिया जाए। तो सिंगापुर पहुंचकर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक स्लोगन या नारा दिया जिसका नाम था दिल्ली चलो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने पहली स्वतंत्र, एक समझ सकते हो, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। कहां पर, सिंगापुर में। यानी जब बोस जी जर्मनी से सिंगापुर पहुंचे तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की या आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। इस बात को याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो आईएनए या इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई थी मोहन सिंह के द्वारा, जब ये सिंगापुर पहुंचे तो इन्होंने उसका कार्यभार संभाल लिया और बाद में ये भारत के, आप देखोगे, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इनकी आईएनए ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो हम इतिहास के पन्नों में, इतिहास के तहखाने में देखते हैं। उसके अलावा अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1945 में हो गई थी। कैसे हो गई थी, कहा जाता है कि ये प्लेन से जा रहे थे और ताइवान, जो कि चाइना के साउथ में, आपको साउथ चाइना सी के आसपास दिखेगा, वहां पर इनका जो प्लेन था वो क्रैश हो गया और कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनकी डेथ को लेकर आज तक बहुत सारी विवाद हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं। लेकिन जो हमको ऑथेंटिक मानना है वो यही मानना है कि 1945 में इनकी प्लेन क्रैश से मृत्यु हो गई। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाओगे, फटाफट रिप्लाई कर दो। अनुप्रिया शर्मा, लेफ्ट आइडियोलॉजी का मतलब होता है जिसको हम सामान्य तौर पर वामपंथी विचारधारा बोलते हैं, जो बहुत समाज में बहुत तेज परिवर्तन का समर्थन करते हैं। जैसे उनका कहना होता है कि जो भी पूंजीपति हैं, कैपिटलिस्ट हैं, उनकी संपत्ति को छीनकर मजदूरों में बांट दो। या आप समझ सकते हो कि जो राइट आइडियोलॉजी और लेफ्ट आइडियोलॉजी में अंतर है, वो सबसे बड़ा अंतर यही है कि राइट आइडियोलॉजी कहती है कि समाज में धीरे धीरे परिवर्तन हो, लेकिन जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है वो ये कहती है कि समाज में तेजी से परिवर्तन हो। राइट आइडियोलॉजी कहती है कि जो समाज में आगे बढ़ गए हैं हम उनको तो बढ़ने ही दे रहे हैं, लेकिन जो पीछे हैं हम उनका भी समर्थन करके जो आगे बढ़ चुके हैं उनके बराबर लाने का प्रयास करेंगे। अगर हम लेफ्ट आइडियोलॉजी की बात करें, वो कहते हैं कि जो आगे बढ़ गए हैं, जिन्होंने पिछड़ों का शोषण किया है, मजदूरों का, किसानों का शोषण किया है, हम जो आगे बढ़ चुके हैं, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उसकी संपत्ति को छीनकर इनमें बांट देंगे, तभी समानता या इक्वालिटी की स्थापना की जा सकेगी।